एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हमारा ये बीएसए एमसीक्यूज का पार्ट 6 है। इससे पहले 4 पार्ट्स हो चुके हैं, तो उनको देख लो या फिर प्लेलिस्ट पड़ी होगी एमसीक्यूज के नाम से। और अगर आप लोग आईबीपीएस एसओ या फिर एआईबी या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। और एक चीज, अपने क्वेश्चंस गिनते रहना, आपने कितने सही किए कितने गलत, ठीक है, क्योंकि कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। ओके, इससे प्रोग्रेस पता चलती है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है और क्या सीखा है, ठीक है। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेक्शन 104 104 ऑफ बीएसए lays down the golden rule that whoever desires our court to give judgment on facts he asserts। बीएसए की धारा 104 का स्वर्णिम नियम क्या है? A. Need not prove anything. B. Obtain government permission first. C. Must prove those facts exist. या फिर D. Can rely entirely on the other party's silence। ये बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल है। अभी बताता हूँ क्या है, पहले आंसर दो इसका, अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता ही दूंगा अभी। देखिए आंसर फिर क्या है। तो इसका आंसर हमारा मस्ट प्रूव दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट। ओके, बता देता हूँ थोड़ा क्या है। मान लो कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, ठीक है, और ए ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि, सॉरी, बी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस को कि ए ने मेरे को थप्पड़ मारा। अब केस न्यायालय में जाएगा तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने बी को थप्पड़ मारा था या नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा यही करेगा, भैया मैंने नहीं मारा। बी प्रूव करेंगे कि मारा था, किसके सामने मारा, कोई गवाह था या नहीं था, कुछ भी चीज हो बी को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति न्यायालय से मांग करता है या फिर प्रेयर करता है वो ही प्रूव करेगा कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। दूसरी चीज, एक एक्सेप्शन इसमें ये है, एक्सेप्शन ये रहता है कि यदि जनरल डिफेंस में कोई चीज आ जाती है, जनरल डिफेंस मान लो कि 7 साल के बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, या फिर आपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार दिया, या फिर आपने किसी को बचाने के चक्कर में किसी को मार दिया, या फिर कुछ भी कर दिया, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आ गया। या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है, या फिर कोई दारू पी रखी थी किसी ने, उसने कोई क्राइम कर दिया और वो डिफेंस लेना चाहता है, तो फिर ऐसे केस में जो अक्यूज्ड होता है, अपराधी होता है, उसे प्रूव करना पड़ता है कि मैंने ये जो किया था ये जनरल डिफेंस में किया था, अपनी प्रतिरक्षा में किया था, या फिर कोई और रीजन था, ठीक है। नॉर्मल केस में तो जो व्यक्ति कहता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो वादी होता है, परिवादी होता है इसे बोलते हैं, वो बोलता है जो भी बात वो प्रूव करेगा, बट एक्सेप्शन वाले केसेस में अपराधी को प्रूव करना पड़ता है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, कमेंट में लिख देना अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 105 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन। बीएसए की धारा 105 के अनुसार बाद या कार्रवाई में सबूत का भार किस पर होता है? ऑलवेज द डिफेंडेंट रिगार्डलेस ऑफ द क्लेम, या फिर ऑलवेज द प्लेंटिफ्स लॉयर पर्सनली, या फिर द पार्टी हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन बाय अदर साइड, या फिर द कोर्ट इटसेल्फ। तो किस पर होता है बताइए 5 सेकंड्स में आप लोग मेरे को। तो चलो देखते हैं किस पर होता है। तो वो होता है, जो पार्टी है, द पार्टी हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन बाय आइदर साइड, उस पक्ष पर, उस पक्षकार पर होगा जो असफल हो जाएगा यदि किसी भी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए। असफल होगा कौन? जिस पर आरोप लगाया भाई असफल होगा भैया, तो भाई अपना सबूत देगा, मतलब के एक्यूज, जो मैंने अभी जनरल एक्सेप्शन बताया था वो वाला सीन यहाँ लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 106 ऑफ बीएसए 106 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ as to any particular fact lies on the person who wishes the court to believe it exists unless। बीएससी की धारा 106 के अनुसार किसी विशेष तथ्य को सिद्ध करने का भार किस पर होता है सिवाय इसके कि द फैक्ट इज इनकन्वीनियंट टू प्रूव, या फिर द फैक्ट हैपेंड मोर देन 10 years ago, या फिर द फैक्ट दैट वाज डिस्प्यूटेड ऑन सोशल मीडिया। इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए।
तो चलो देखते हैं आंसर अपना। ये है हमारा, इट इज प्रोवाइडेड बाय द एनी लॉ दैट बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 109 of BSA provides that when a fact is specifically within the knowledge of a person, the burden of proving that fact is upon। BSA की धारा 109 के अनुसार जब कोई तथ्य किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान पे हो तो उसे सिद्ध करने का भार किस पर होगा। नो वन सच फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, या फिर दैट पर्सन, या फिर ऑलवेज द जज पर्सनली, या फिर ऑलवेज द प्रोसिक्यूशन रिगार्डलेस ऑफ हु हैज द नॉलेज। आंसर दीजिए इसका मेरे को 5 सेकंड से, आप लोग सोचिए सोचिए। तो इसका आंसर होगा हमारा उस पर्सन पर होगा, ठीक है, जिसको नॉलेज है उसको, उस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 110 110 मतलब 110 ऑफ BSA provides that when it is shown that a person was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on। BSA की धारा 110 के अनुसार यदि यह दिखाया जाए कि व्यक्ति 30 वर्षों के भीतर जीवित था तो उसकी मृत्यु सिद्ध करने का भार किस पर होगा। द पर्सन दैट हु अफर्म्स दैट ही इज डेड, या फिर द गवर्नमेंट, या फिर नो वन दैट इट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड, या फिर द पर्सन हिमसेल्फ हु इज एलिज्ड डेड। किस पर होगा बताइए 5 सेकंड्स में। आई होप आपको पता होगा ये वाला। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। तो द पर्सन हु अफर्म्स ही इज डेड, जैसे कि ए था, ए मर गया 30 साल, मरा नहीं है, देखा नहीं है, बी ने देखा नहीं है ए को 30 सालों से। बी कह रहा है कि बी कह रहा है कि ये मर चुका है, और कोई कह रहा है कि ए जिंदा है। तो बी कह रहा है अगर मर चुका है तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ए मर चुका है या नहीं। वैसे माना जाएगा ए जिंदा है, लेकिन बी ने कहा है मर गया, तो दिखाओ भैया मर गया, कैसे मर गया, कहाँ मर गया। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 111 111 of BSA provides that if a person has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him, the burden of proving that he is alive shifts to। BSA की धारा 111 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से कोई खबर ना हो तो उसे जीवित सिद्ध करने का भार किस पर होगा। द पर्सन हु affirms that he is alive, या फिर द मिसिंग पर्सन नेबर्स, या फिर नो मैटर कैन बी लिटिगेटेड, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली। किस पर होगा बताइए 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा, जो व्यक्ति कह रहा है कि वो जिंदा है तो फिर उसी को मानना पड़ेगा। इसका एक केस है जो मेरे को अभी याद नहीं है, बट एक फैमिली लॉ का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आई होप आप लोगों को किसी को पता हो तो बता दो, कमेंट में बताना, ठीक है, क्या केस था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तब तक, सेक्शन 112 of VSA provides that when person have acted as partner, landlord, tenant or principal agent, the burden of proving that the relationship does not exist lies on। BSA की धारा 112 के अनुसार साझेदारी भूस्वामी, किराएदार या फिर स्वामी अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में संबंध न होने का भार किस पर होगा। द पार्टी हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, या द पर्सन हु अफर्म्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नाइदर पार्टी द कोर्ट डिसाइड्स विदाउट एविडेंस, या फिर ऑलवेज द लैंडलॉर्ड। ओके, बताइए इसका आंसर 5 सेकंड्स में क्या होगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर द पर्सन हु अफर्म्स इट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कहता है कि ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती है वो ही प्रूव करेगा। मान लो कि आप ए और बी हो, ठीक है, आप एक एक उसमें रह रहे हो लैंड पे, मतलब एक मकान मालिक हो गया, आप किराएदार हो गया। सी भाई साहब आए बोले अरे इनके तो बीच में कोई संबंध ही नहीं, ये किराएदार है ही नहीं। तो बी बोला ठीक है हम किराएदार नहीं, प्रूव कर दे भाई। सी भाई साहब प्रूव करेंगे कि किराएदार नहीं है, वरना तो किराएदार ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 113 of BSA provides that when a person is shown to be in possession of anything, the burden of proving that he is not the owner is on। BSA की धारा 113 के अनुसार किसी वस्तु के कब्जेदार व्यक्ति को स्वामी न होने का सिद्ध करने का भार किस पर होगा। नो वन पोजेशन हैज एविडेंसरी वैल्यू, या फिर द पोजेसर हिमसेल्फ, या फिर लोकल पुलिस स्टेशन, या फिर द पर्सन हु हैज अफर्म्ड दैट ही इज नॉट द ओनर। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। और देखते हैं
किस किस को पता है? तो इसका आंसर डी है, जो कहता है वही बताएगा कि नहीं है ऐसी चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Section 118 of BSA deals with the presumption as to dowry death, providing that when a woman dies otherwise than under normal circumstances within 7 years of marriage and cruelty harassment for dowry shown, the court BSA की धारा 118 के अनुसार दहेज हत्या दहेज मृत्यु की अवधारणा में न्यायालय क्या कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोटबुक में लिख लेना, याद कर लेना चाहें, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे शैल नॉट एक्विट द अक्यूज्ड, या फिर शैल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड रिलेटिव्स कॉज्ड द डाउरी डेथ, या फिर शैल इग्नोर द डेथ एंटायरली, या फिर हैज नो पावर टू ड्रॉ एनी इन्फरेंस। आंसर दीजिए मेरे को इसका 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा शैल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड रिलेटिव कॉज्ड द डाउरी डेथ। मीन ये है कि मान लो कि शादी हुई है ए की और बी की, ठीक है, और विद इन 7 ईयर्स बी की डेथ हो जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है, तो ये माना जाएगा कि जो बी की डेथ हुई है वो या तो डाउरी डेथ हुई है या फिर क्रुअल्टी या हरेसमेंट की वजह से हुई है। ओके, 7 ईयर्स तक के लिए तो माना ही जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा ये चीज। ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बी की डेथ किसी और रीजन से हुई है। ठीक है, तो इसका ये रूल रहता है, और ये फैमिली लॉ में भी इम्पोर्टेंट रहता है, और जुडिशरी के लिए तो है इम्पोर्टेंट, एआईबी के लिए, आईबीपीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे भी नॉर्मल इम्पोर्टेंट ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 117 ऑफ बीएसए deals with the presumption as to abatement of suicide by a married woman applicable when suicide occurs when 7 years of marriage and the woman was subjected to। बीएससी की धारा 117 के अनुसार विवाहित महिला की आत्महत्या के दुष्प्रेरण की अवधारणा कब लागू होती है? तो रोड ट्रैफिक इंसिडेंट, या फिर क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, या नेचुरल डिजीज, या फिर नो क्रुएल्टी ऑफ एनी काइंड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में मेरे को। हाँ, तो इसका आंसर वही है, क्रुएल्टी बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 116 ऑफ बीएसए provides that fact that a child was born during the continuance of a valid marriage between his mother or any man or within 280 days after its dissolution। तो बीएससी की धारा 116 के अनुसार वैध विवाह के दौरान या विघटन के 280 दिनों के भीतर जन्मे बच्चे की वैधता किस स्थिति में है? तो इरेलीवेंट होगी ऑल लीगल पर्पस के लिए, या फिर रिवर्टिबल होगी प्रिजम्पशन दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय मेरे असर्शन, या फिर रेलिवेंट होगी, या फिर कंक्लूसिव होगी। आंसर आप देंगे मेरे को अभी 5 सेकंड्स में। तो ठीक है, देखते हैं अपना आंसर क्या है। तो ये होगा कंक्लूसिव प्रूफ। अगर किसी महिला से 280 डेज के विद इन किसी महिला का किसी पुरुष से डिवोर्स हो जाता है और विद इन 280 डेज वो किसी बच्चे को जन्म देती, तो वो बच्चा उसी पुरुष का कहलाएगा जिससे डाइवोर्स हुआ है। ओके, तो यही आंसर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन द लैंडमार्क केस कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट। कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में आपराधिक मामलों में सबूत के भार पर क्या बल दिया गया? तो नो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ applies in criminal cases. The presumption of innocence continues throughout the trial and the prosecution must prove guilt beyond reasonable doubt. The benefit of doubt goes to the accused, या फिर circumstantial evidence alone is always insufficient, या फिर the accused must prove his innocence। बताइए इसका आंसर मेरे को 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि प्रिजम्पशन यही रहेगा कि अक्यूज जो है वो इनोसेंट है, और जब तक के प्रोसिक्यूशन बेनिफिट ऑफ बियॉन्ड बेनिफिट ऑफ डाउट, सॉरी रीजनेबल डाउट, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर देती है कि अक्यूज गिल्टी है, तब तक जो है बर्डन ऑफ तब तक जो है अक्यूज को गिल्टी नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 108 ऑफ बीएसए provides that when a person is accused of an offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing his case within any general or special exception lies on।
बीएससी की धारा 108 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अपवाद के अंतर्गत आने का दावा करे तो सिद्ध करने का भार किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन अलोन या फिर कंप्लेनेंट फैमिली या अक्यूज्ड पर या फिर जज पर? किस पर होगा बताइए फटाफट से 5 सेकंड से मेरे को। तो इसका आंसर हमारा अक्यूज्ड के ऊपर होगा। ओके, क्योंकि अक्यूज ही बोल रहे हैं ये बात, तो जनरल एक्सेप्शन में जो मैंने आपको बताया भी था शुरू में ही। इंपॉर्टेंट केस है और के एम नानावटी का केस था ये, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट सवाल भी इम्पोर्टेंट मानो, केस भी इम्पोर्टेंट मानो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 121 of BSA defines estoppel as applying when one person by declaration, act, omission has caused another to believe a thing to be true and to act on that behalf. The person shall not be allowed in any suit between them two. बीएससी की धारा 121 के अनुसार विबंध क्या स्थापित करती है? अपील टू हायर कोर्ट, चेंज लॉयर्स, डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट थिंग या फिर विड्रॉ द सूट एट एनी टाइम। स्टॉपल होता क्या है पहले तो यही समझो, ठीक है। विबंध बताता हूँ क्या होता है, पहले आंसर दो आप लोग मेरे को 5 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो डिनाई द ट्रुथ दैट थिंग, उस बात से इनकार नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ये है कि मान लो कि ए था, ए ने बी से बोला भाई मेरे पास ना 10 बीघा जमीन है पड़ी हुई, 10 लाख रुपए दे और जमीन दे दूंगा तुझे। बी ने 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ये बोला कि मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मेरे पापा की है। जब ए को जमीन पापा से मिली तो बी ने केस कर दिया कि भाई मुझे जमीन चाहिए, इसने पैसे ले लिए थे और जमीन नहीं दी। तो फिर ए मुकर नहीं सकता कि मैंने ऐसी बात नहीं कही थी, और ए को जैसे ही जमीन मिलेगी वो 10 बीघा वो बी को दे देगा, क्योंकि ए ने पैसे ले लिए और ऑलरेडी ए ने कहा ही था कि मेरे मेरी जमीन भले उसकी नहीं थी, उसने कहा था, पैसे भी ले लिए, तो फिर रूल ऑफ स्टॉपर लग जाएगा और बी को वो जमीन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 122 ऑफ बीएसए applies estoppel especially to a tenant who during the continuance of the tenancy shall not be permitted to deny that। बीएससी की धारा 122 के अनुसार किराएदार को किस बात से इनकार करने की अनुमति नहीं है? The landlord had a title to the property at the beginning of the tenancy, या फिर the tenancy agreement exists, या the property has a roof, या फिर the rent amount was ever agreed। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के। चलो देखते हैं आंसर इसका। तो वो ये चीज डिनाई नहीं कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल नहीं है मकान में, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के ही तो परमिशन से रह रहा है, तो मानेगा तो यही कि मकान मालिक कौन है, लैंडलॉर्ड ही है मकान मालिक, ठीक है। वही व्यक्ति है जिसने उसको अलाउ किया है, उससे मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 123 ऑफ बीएसए अप्लाइज स्टॉपल टू एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु शैल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई that the drawer had authority to draw the bill and endorse it except in cases where। बीएससी की धारा 123 के अनुसार विनिमय पत्र के स्वीकर्ता को किस बात से इनकार करने की अनुमति नहीं है, सिवाय किन मामलों के? तो इट इज प्रूव्ड दैट acceptance was induced by fraud or that no consideration was given, या फिर द बिल वाज रिटन इन अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर द बिल्स पेपर वाज ऑन प्रूफ क्वालिटी पुअर क्वालिटी, या फिर द बिल वाज साइंड बाय विद अ निकनेम। आंसर बताइए इसका 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा ए, ये प्रूव रहेगा। इट इज प्रूव्ड दैट acceptance was induced by fraud or that no consideration was given। अगर ऐसी बात है तो ये एक्सेप्शन में आएगी, वरना तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये सब ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 114 ऑफ बीएससी प्रोवाइड्स दैट वेयर अ ट्रांजैक्शन इज बिटवीन पार्टीज वन ऑफ whom is in possession of active confidence over the other, the good faith of the transaction is a matter within the range of। बीएससी की धारा 114 के अनुसार सक्रिय विश्वास वाले संबंध में लेन देन की संभावना सद्भावना किसके दायरे में है? देयर इज नेवर एनी बर्डन ऑन द अदर पार्टी, या फिर द बर्डन ऑफ प्रूविंग गुड फेथ इज ऑन द पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, या फिर इट इज इरेलीवेंट टू एनी सूट, या फिर द वीकर पार्टी ऑलवेज प्रूव बैड फेथ। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। आई होप आपको आंसर पता होगा। देखते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग गुड फेथ, उस व्यक्ति को जो गुड फेथ प्रूव करनी पड़ेगी
जो कि पोजीशन में था एक्टिव कॉन्फिडेंस में, ठीक है, जो ऊपर था या फिर जो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सेक्शन 115 बीएससी provides that a presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape where sexual intercourse by the accused is proved and the victim states before the court that she did not consent. In such a case, the court shall बीएससी की धारा 115 के अनुसार बलात्संग के कुछ मामलों में जब पीड़ित असहमति बताए तो न्यायालय क्या करेगा? रिक्वायर 10 एडिशनल विटनेस बिफोर कंसिडरिंग हर स्टेटमेंट, ये करेगा, या फिर प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट, ये मानेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली डिसमिस द केस, या फिर इग्नोर हर स्टेटमेंट एंटायरली। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, क्योंकि मैंने इसका आंसर एक वीडियो में बताया भी था अभी कुछ 2-1 पार्ट छोड़कर, और आप ये क्वेश्चन ढूंढिए चाहे कहीं से भी ढूंढिए, आंसर इसका कमेंट में देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तो ये हमारा सेक्शन 107 of BSA provides that the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable a person to give evidence of another fact lies on। बीएससी की धारा 107 के अनुसार किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने हेतु आवश्यक तथ्य को सिद्ध करने का भार किस पर है? द कोर्ट सुमोटो, या फिर द अपोजिंग काउंसिल, या फिर द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस ऑन द ऑफ द अदर फैक्ट, या फिर नो वन फाउंडेशनल फैक्ट्स आर ऑलवेज प्रेज्यूम्ड। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस ऑफ द अदर फैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र on burden of proof where the accused pleads on an exception like sudden provocation, the Supreme Court held that the burden on the accused is to prove the exception। केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य में अपवाद के मामले में अभियुक्त के भार के स्तर पर क्या निर्धारित हुआ? The accused need not prove anything at all, या फिर beyond all reasonable doubt, just like the prosecution, या फिर with absolute mathematical certainty, या फिर on a preponderance of probabilities not beyond reasonable doubt। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाद में आएगा, पहले इसका आंसर दीजिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है, आई होप आपको पता होगा। तो ऑन अ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, साक्ष्यों की अधिकता के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन शरद बिरदी चंद्र शारदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 1-2 नंबर आराम से फंस सकते हैं यहाँ से। इन शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द पंचशील of for 5 cases resting on circumstantial evidence requiring inter alia that the chain of evidence must be। तो शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र के केस में 5 पंचशील सिद्धांत दिए गए थे कोर्ट के द्वारा, वो क्या थे? So complete as to leave no reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and must point only to the guilt of the accused, या फिर irrelevant to the standard of proof, या फिर sufficient even if consistent with both guilt and innocence, या फिर based on a single circumstances only। आंसर दीजिए इसका मेरे को 5 सेकंड्स में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सो द कंप्लीट लीव नो रीजनेबल डाउट, ठीक है, कोई रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे तथ्य हैं एक ही तरफ इशारा करने चाहिए कि खून जो है, मर्डर जो है या क्राइम जो है वो अक्यूज ने ही किया है, कुछ भी इफ बट नो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब के सब इधर देखने चाहिए। ओके, तभी इसको माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 119 ऑफ बीएसए इज अ रिलेटेड प्रोविजन extending the logic of sections 117 118 by addressing presumptions in cases of। बीएसए की धारा 119 धारा 117 18 के तर्क का विस्तार करते हुए किन मामलों में धारणा को संबोधित करेगी? Certain aggravated offences against women where specific statutory presumptions apply once foundational facts are established, या फिर only motor vehicle accident claims, या फिर only property tax, या फिर only trademark dispute। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा सर्टेन एग्रेवेटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वेयर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस अप्लाई वंस फाउंडेशनल फैक्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट
डिस्टिंग्विशेस बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर 7 फ्रॉम स्टॉपल चैप्टर 8 अंडर बीएसए। बीएसए के अंतर्गत सबूत का भार और विबंध में क्या मुख्य अंतर है, तो ये पढ़ लेना आप, क्योंकि आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अंडर सेक्शन 105 बीएसए द बर्डन ऑफ प्रूफ कैन शिफ्ट ड्यूरिंग अ ट्रायल, दिस मींस बीएसए 105 के अंतर्गत विचारण के दौरान सबूत का भार स्थानांतरित हो सकता है, इसका क्या अर्थ है? As evidence is laid and specific presumptions arise, the onus of producing further evidence may pass from one party to other without changing the fixed legal burden of case as a whole. It means the case is automatically dismissed या फिर once if the original party is completely discharged forever regardless of outcome, या फिर the burden physically moves to a different courtroom. आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो एविडेंस है जो इस last and specific presumption arise, the onus of producing further evidence may pass for from one party to another party. ओके, अगर एक ने प्रूव कर दिया एक बात तो फिर वो दूसरी पार्टी पर बर्डन हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जैसे कि ए ने बोला कि मैं बरेली नहीं था, बी ने बोला नहीं तुम बरेली थे, ए ने बोला नहीं मैं नहीं था, उसने प्रूव कर दिया वो नहीं था, वो बदायूं में था। अब बी प्रूव करे कि क्या वो बरेली में था, क्या था तो कैसे था वो बताएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और एक अनाउंसमेंट जो मैं करने वाला हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट, इसको देख लो और अगर चाहिए हो तो इस पे स्कैन कर लेना, चाहे पेमेंट कर देना इस नंबर पर। 1 से 2 घंटे में आपको सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।